नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्वनी में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा हमेशा की तरह इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में। फॉरेस्ट मतलब जंगलों के बारे में, और वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है या फिर आसपास जो भी मिनरल्स रिसोर्सेज ये सब जो चीज़ें होती हैं इनके बारे में हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फॉरेस्ट होता है इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। कह रहा है जो फॉरेस्ट है ना, ये इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस रखने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, एक मेजर की रोल प्ले करता है। और ये साथ में क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब यहीं से आपके जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, चाहे आपके फ्रूट्स हो गए हैं या फिर क्रॉप्स हो गई, ठीक है, जो चीज़ें भी होती हैं ये आपके एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स देखे जाते हैं। कह रहा है ये ऐसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जिन पे जितनी भी लिविंग बींग्स है ना वो सभी की सभी इन्हीं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होती है। आप देखोगे जो कुछ भी आपको इस वर्ड्स में खाने पीने की चीजें या फिर लिविंग बींग्स जिस पे डिपेंड होते हैं, जिंदा रहते हैं, वो सारी चीजें आपकी कहाँ से आती है, इन्हीं प्लांट्स या फिर ट्री से आती हैं जो कि फॉरेस्ट में मिलते हैं, या फिर आपके प्लांट्स या फॉरेस्ट से आते हैं जिनको हम एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। फिर कह रहा है बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये क्या होता है, कह रहा है ये एक रिच वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, और कल्टीवेट जिसमें हमें कल्टीवेटेड स्पाइसेस देखने को मिलता है, डाइवर्स फॉर्म एंड फंक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमको कहाँ देखने को मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी या फिर कहें तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर देखने को मिलती हैं। बाद हम देखेंगे फ्लोरा एंड फौना, किसके कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में। कह रहा है इंडिया जो है ना ये वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है, किस चीज में, आपका देखा जाए तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के मामले में। देखो डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता, ठीक है, जो एक दूसरे से डिफरेंस हो। अब कह रहा है इंडिया में इस तरह की बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे हम बात करें नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ के आप देखोगे कि एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं, फॉरेस्ट बिल्कुल अलग होता है, उनका कल्चर बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, जो भी पहनावा होता है, रहने वहने का ढंग, ये सब कुछ अलग होता है। आप साउथ इंडिया में जाओ तो वहाँ के लोगों का कल्चर अलग होता है, एनिमल्स अलग पाए जाते हैं, फॉरेस्ट कुछ डिफरेंट टाइप के पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल टाइप के, ट्रॉपिकल मानसून टाइप के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर जैसे जैसे आप वेस्टर्न घाट की तरफ जाओगे, एक हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, तो वहाँ डिसिडियस टाइप के फॉरेस्ट और फिर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे आप नॉर्थ की तरफ जाओ तो वहाँ कुछ ठंडे टाइप के एनिमल्स देखने को मिलेंगे आपको, जैसे लद्दाख या फिर कश्मीर में देखा जाए तो हमेशा टेम्परेचर लो रहता है, तो वहाँ के कुछ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या फिर वहाँ के लोगों का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यही कह रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। फिर कह रहा है द फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड, देखो 79.42 मिलियन हेक्टेयर ये कवर करती हैं, कौन, अपने अगर इंडिया में देखा जाए तो 79.42 मिलियन हेक्टेयर में आपका फॉरेस्ट या फिर ट्री देखने को मिलता है। कह रहा है बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, आईयूसीएन जिसको हम बोलते हैं, स्पीसीज को ये सब कितने कैटेगरीज में डिफाइन किए हैं। अब वहाँ हम एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले आता है आपका नॉर्मल स्पीशीज। इसमें वो स्पीशीज होती हैं जिनका पॉपुलेशन लेवल एकदम नॉर्मल है, ठीक है, उनकी कोई डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनकी हंटिंग की जाती है या फिर वो जल्दी से जल्द लुप्त हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो नेचुरली जैसा नेचर में रहते हैं बिल्कुल वैसा ही रहते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी बिल्कुल बैलेंस है। तो इसमें कौन कौन से लोग आ गए, जैसे जितने भी कैटल हैं या फिर साल देख लें, ठीक है, ये पेड़ों की बात कर रहा है, पाइन हो गया, रोडेंट्स हो गया, तो ये सब कुछ जो स्पीशीज है ना इनका जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल बैलेंस है, तो इनमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आता है आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें कौन सी स्पीशीज देखने को मिलती है, कह रहा है विच आर इन डेंजर। देखो जो अब खतरे के निशान पे आ रहे हैं ना, इसमें हम उन स्पीशीज को रखते हैं, मतलब जिनकी हंटिंग हो रही है और जिनको हमें बचाना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है, या फिर जिनका सर्वाइवल बिल्कुल तेजी से घट रहा है। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे कह रहा है द सर्वाइवल ऑफ अ सच स्पीशीज इज डिफिकल्ट,
और ऐसे स्पीशीज का जो सर्वाइवल हो गया है ना, वो आजकल डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। और निगेटिव फैक्टर डालेगा हमारे किस पे, इन्वायरमेंट पे। क्यों? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं आपके वल्नरेबल स्पीशीज। कह रहा है दीज आर स्पीशीज whose population are declined to level from where it is likely to move। अब देखो क्या है कि इनका पॉपुलेशन उस हद तक गिर चुका है, कहां तक, जहां से कह रहा है कि इट लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट। और इनको हम किस में उठा के डाल लें? देखो एंडेंजर्ड स्पीशीज की तो पॉपुलेशन बिल्कुल तेजी से घट रही है, बट एक लेवल होता है ना कि जहां से घट गई, अब वहां से ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाए, तो वही है आपके वल्नरेबल स्पीशीज, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपके एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो होते हैं जो अब आपके इस इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है दिस आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्च ऑफ नोन और लाइकली एरियाज, ठीक है, जहाँ पे ये पाए जाते थे पहले, अब वहां पे ये देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक तरह से कहें तो एकदम लुप्त हो चुके हैं, तो उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। जैसे आप इसमें डायनासोरस को रख सकते हैं, डोडो को रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एनिमल्स को रख सकते हैं। फिर आते हैं आपके रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज में कौन आते हैं? जिनकी पॉपुलेशन बहुत स्मॉल है, बहुत कम पॉपुलेशन में ये लोग पाए जाते हैं, एंड मे मूव इनटू द एंडेजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरीज। और इनको हम किस में रख सकते हैं? या तो एंडेंजर्ड में रख लो या तो वल्नरेबल कैटेगरीज में रख लो। इफ द नेगेटिव फैक्टर अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। कब? जब आप देखोगे कि कोई ना कोई नेगेटिव फैक्टर इनको इनके सर्वाइवल में नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, तो हम इनको उठा के एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में रख देते हैं। उसके बाद आता है आपका एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज में कौन होते हैं? कह रहा है इसमें वो लोग होते हैं जो सिर्फ किसी सम पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में घूमोगे तो चारों तरफ देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर नॉर्थ में जाओ, मान लो अगर नॉर्थ में कोई चीज पाई जा रही है, नॉर्थ में जैसे आप जाओगे तो ठंडे प्रदेश है थोड़े बहुत, तो वहाँ कैसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे? वहाँ ऐसे याक देखने को मिलेगा। अब आप आओगे साउथ इंडिया में जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो वहाँ याक देखने को मिलेगा नहीं। तो इसी तरह की हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज, जो किसी फिक्स और पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। फिर कह रहा है अगर हम 1951 से बात करें, तो 5000 स्क्वायर किलोमीटर तक फॉरेस्ट को क्लियर कर चुका गया है, ठीक है। अगर हम देखें आज तक कि 1951 से लेके अब तक आपके 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को बिल्कुल लोग काट चुके हैं। डिफोरेस्टेशन बहुत तेजी से हुआ है, ठीक है, पेड़ों की कटाई हुआ है। कह रहा है रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें कि कैसे हम इन फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ को इंडिया में बचा सकते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं मेजर प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं। कह रहे कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हमें क्या बताता है कि हम अपने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज वाली या फिर वाइल्ड लाइफ वाली, इनको कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के और एक हेल्दी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। कह रहे हैं आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स वाटर एयर एंड स्वेल, हम इन सब चीजों के माध्यम से इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। कह रहा है इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। हमको क्या प्रिजर्व करके रखना चाहिए? इन प्लांट्स और एनिमल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी जो भी है, इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। कह रहा है किस क्यों? क्योंकि बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग जिससे हम करा पाए। अब देखोगे आजकल क्या हो गया, जेनेटिक ब्रीडिंग हम लोग कराने लगे हैं, ठीक है, डीएनए से, या फिर उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देते हैं, एक दूसरे के साथ हाइब्रिड करा देते हैं। तो ये उसी चीज के बारे में बता रहा है। फिर कह रहा है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड। अब देखो ये कंजर्वेशन के लिए ना गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था। कब? 1972 में, ठीक है। और कह रहा है विद वेरियस प्रोविजन, जिसमें बहुत से प्रोविजन रूल रेगुलेशन आपके बताए गए थे, जिससे हम अपने इस हैबिटेट या फिर क्या है तो फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ के जो भी एनिमल्स या रिसोर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकें। उसके लिए आपका प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था, जो कह रहा है वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन, जो एक वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन था, ठीक है, इन द वर्ल्ड में इसको माना जाता है। और ये कब लॉन्च हुआ था? आपके 1973 में ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। और ये बहुत पॉपुलर कैंपेन था, ठीक है, बहुत से लोगों को अवेयरनेस दिया गया कि कैसे हम
टाइगर को बचा सकते हैं, क्योंकि उस समय आप देखोगे कि इनकी जो पॉपुलेशन थी बहुत तेजी के साथ डिक्लाइन हो रही थी। फिर कह रहा है कि टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, किस किस टाइप के होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। कह रहे अगर इनको क्लासिफाई किया जाए कुछ कैटेगरी में, तो सबसे पहले आते हैं आपके रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होता है, कह रहे हैं मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। देखो, अब जितने भी हेक्टेयर पे आपके फॉरेस्ट है ना, जितने भी टोटल एरिया पे फॉरेस्ट है, उससे हाफ, देखो यहाँ कह रहा है मोर देन हाफ, मतलब हाफ से थोड़ा ज्यादा, उतने एरिया को हम क्या कर चुके हैं, उतने फॉरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करके एज अ रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में रखते हैं। फिर कह रहा है कि जो रिजर्व या फिर कहें तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। अब परमानेंट फॉरेस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनको हम एक तो रिजर्व या फिर कहें तो प्रोटेक्ट करके रखे हैं, तो आने वाले कुछ समय में इनकी क्वांटिटी उतनी तेजी के साथ डिक्लाइन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ जो भी रिसोर्सेज होंगे, मिनरल्स होंगे, वो एज अ प्रिजर्व ही रहेंगे। तो ये अभी खत्म नहीं होने वाले हैं कुछ सालों में, इसीलिए हम इनको बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। फिर कह रहा है कि जो मध्य प्रदेश है ना, ये परमानेंट फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। कितना, 75% इसका जो भी टोटल फॉरेस्ट का एरिया है मध्य प्रदेश में, उसको हम एज अ परमानेंट फॉरेस्ट बोलते हैं। परमानेंट फॉरेस्ट क्यों बोलेंगे, क्योंकि 75% फॉरेस्ट को वहां पे रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो यही है इस चैप्टर में, और कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।